वेलकम फ्रेंड्स ऑन श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत की गंगा नदी पर। गंगा नदी के बारे में मैं आपको बताऊं कि गंगा नदी है हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी। एक बात और याद रखिए कि गंगा नदी को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने नवंबर 2008 में 4 नवंबर 2008 में भारत ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। ठीक है। साथ ही गंगा की सफाई के लिए 1985-86 में बहुत पहले गंगा प्राधिकरण एक्ट की स्थापना की गई, लेकिन गंगा साफ न हुई। 2014 में पीएम मोदी बड़े बड़े वादों के साथ प्रधानमंत्री बनकर आए। चुनाव जीतने के बाद वो गंगा की सैर करते हैं। सैर क्या करते हैं, एक्चुअल में गंगा जाते हैं और बोलते हैं कि गंगा ने अपने बेटे को बुलाया। जबरदस्त भाषण देते हैं, शानदार, लोग भावुक हो जाते हैं और जबरदस्त भाषणों के साथ वो मैदान में आते हैं, जीतते हैं और पहुंचकर गंगा के घाट पर बोलते हैं कि माँ गंगा ने अपने बेटे को बुलाया है। मित्रों, गंगा ने अपने बेटे को बुलाया है। वहां मोदी जी पहुंचते हैं और उसके बाद फिर एक कार्यक्रम शुरू करते हैं, नमामि गंगा। और नमामि गंगा का अध्यक्ष बनाया गया था उमा भारती को, और उमा भारती ने फिर ये कहा कि यदि गंगा साफ ना हो तो मेरी गर्दन काट देना। और आज तक गंगा साफ नहीं हुई है। ठीक है। अब गंगा साफ हो नहीं हो, लेकिन हमें गंगा यहाँ पे पढ़नी है। तो याद रखिए कि एक राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। 2500 किलोमीटर 2525 किलोमीटर की लेंथ में ये बहती है। अब भारत की सबसे बड़ी नदी किस आधार पर, कैचमेंट एरिया के आधार पर, और भारत में सबसे लंबी नदी भी है ये। देखो, एक तो है भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, एक है भारत में सबसे लंबी नदी गंगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, वो भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, 2525 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र पर। आप ध्यान से गंगा नदी तंत्र को देखिए, पूरा एक डायग्राम में हम सिस्टम को शो करते हुए निर्मित करेंगे। शुरू करते हैं हम गंगा पर, जो कि दो जल धाराओं के रूप में निकलती है। एक जल धारा को हम कहते हैं अलकनंदा। यहाँ सहायक नदियों को हम रेड से बना लेंगे ताकि आसानी से दिखे। यहाँ हम इसको ब्लैक से बनाते हैं। एक निकलती है अलकनंदा और एक निकलती है भागीरथी। अब अलग अलग बात करते हैं, भागीरथी कहाँ से आती है, पहले इस पर बात करते हैं। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख स्थान और जिला जहाँ से ये आती है, जिले का नाम उत्तरकाशी जिला, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख स्थान से नदी निकलती है भागीरथी। ये भागीरथी है भाई। भागीरथी यहाँ से आगे बढ़ती है तो भागीरथी नदी टिहरी नामक स्थान, जो कि टिहरी भागीरथी के किनारे है, टिहरी नामक स्थान पर शिवालिक की पहाड़ियों से नदी निकलती है भिलंगना। और भिलंगना इस पर मिलती है। दोनों नदियों के मिलने से बांध बना रखा है, बांध का नाम है टिहरी बांध। ठीक है। और टिहरी जो स्थान है वो इन भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर ही है। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और पहुँचती है देवप्रयाग में ये नदी विलीन होती है अलकनंदा में। ठीक है, अलकनंदा भी दो जल धाराओं में निकलती है। अलकनंदा का उद्गम होता है दो जल धाराओं में, सतोपथ ग्लेशियर से। एक तो निकलती है ये धौली गंगा और एक विष्णु और धौली के रूप में। ये बद्रीनाथ के निकट होता है सतोपथ ग्लेशियर, और वहीं से अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ है। और इस अलकनंदा, धौली और विष्णु आपस में मिलती हैं विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर, और विष्णु प्रयाग में ये मिलकर अलकनंदा कहलाती हैं। ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ। अब यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर एक आता है नंद प्रयाग, स्थान आता है नंद प्रयाग। इस नंद प्रयाग में
इसमें नदी आके मिलती है नंदाकिनी। नदी का क्या नाम है? नंदाकिनी। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर एक आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में इससे नदी आके मिलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। और उसके बाद आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग में इससे नदी आके मिलती है पिंडार। कौन सी नदी आके मिलती है? पिंडार नदी। और इन सब नदियों को साथ लेके हमारी जो अलकनंदा है देवप्रयाग नामक स्थान पर विलीन हो जाती है भागीरथी में, और दोनों मिलकर यहाँ बना लेती हैं गंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सिस्टम जो है सारा का सारा, ये अलकनंदा और भागीरथी का पूरा सिस्टम उत्तराखंड में है। ठीक है, अलकनंदा बद्रीनाथ के निकट से आती है, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे है, और गंगोत्री एक ग्लेशियर का नाम है। गोमुख जो स्थान है यहाँ से भागीरथी का उद्गम होता है। अब यहाँ से दोनों नदियाँ आपस में मिल गई। ये जो स्थान है ना, ये स्थान आप जरूर याद रखना, इनके मिलन केंद्र, इन मिलन केंद्रों को सुमेलित करवाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुमेलित करवाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। इनके बाद ये अपनी जो गंगा नदी है, गंगा नदी ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद नदी हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार, हरिद्वार वो पहला स्थान है जहां गंगा नदी प्रथम बार मैदान में आती है, प्रथम बार मैदान में उतरती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि गंगा नदी प्रथम बार मैदान में कहाँ उतरती है। आपको आंसर देना है कि गंगा नदी प्रथम बार मैदान में हरिद्वार में उतरती है, हरिद्वार। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है हरिद्वार से, और हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए ये नदी आगे चलती है, उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई है, और यहाँ से उत्तर प्रदेश से आगे निकल के ये बिहार आ जाती है। बिहार से आगे वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में ये दो भागों में विभाजित हो जाती है मालदा भ्रंश से। एक का नाम तो है हुगली, और एक फिर से भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है, भागीरथी। भागीरथी नदी यहाँ पे बांग्लादेश मानो आप, ऐसे समझ लीजिए ये बांग्लादेश है। ठीक है, तो भागीरथी नदी यहाँ आगे बढ़ती है, ये बांग्लादेश है हमारा। तो भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको कहते हैं पद्मा, और यहाँ पे बांग्लादेश में ये एक अन्य नदी से मिलती है जमुना, और पद्मा और जमुना मिलकर मेघना नदी के साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, मेघना। ठीक है, पद्मा, जमुना, मेघना। अब जमुना कौन है? ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम जमुना की बात करेंगे कि किस तरह से यह जमुना हो गई। अब ये हुगली नदी भी अंततः आगे बढ़ते हुए कोलकाता से निकलकर विलीन हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बंगाल की खाड़ी में ये नदी हो गई है विलीन। अब हमें मिल गई है गंगा नदी। अब गंगा नदी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में दो शाखाओं में विभाजित, एक हुगली और एक भागीरथी। हुगली नदी के किनारे कोलकाता नगर स्थित है। हुगली नदी को हम विश्वासघाती भी कहते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध नगर जैसे बद्रीनाथ, गंगोत्री, टिहरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में कानपुर, ठीक है, इसके अलावा फिर भागलपुर, ये कोलकाता, ये बड़े इलाहाबाद, बड़े जो नगर हैं सभी के सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, अब हम गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनकी बात करते हैं। गंगा की दो सहायक नदियां बनेंगी, दो और की सहायक नदियां। गंगा का ये तो है दायां किनारा और ये है बायां किनारा। दायां और बायां, पहले हम दाएं किनारे पर मिलने वाली जो नदियां हैं उनकी बात करते हैं। बिहार के दक्षिण में झारखंड, झारखंड में पलामू झारखंड से नदी निकलती है दामोदर, जो हुगली की सहायक नदी है, दामोदर।
दामोदर हुगली की सहायक नदी है। ये पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फुल्टा, फुल्टा के निकट ये नदी हुगली में मिल जाती है दामोदर। दामोदर नदी भारत की वो नदी है जिस पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था। दामोदर नदी, मैप को आप ध्यान से देखिए, दामोदर नदी भारत की वो पहली नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ था और बहुउद्देशीय परियोजना का नाम रखा था दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी पर यहाँ पे औद्योगिक जमावड़ा बहुत अधिक हुआ है, तो दामोदर पर प्रदूषण भी बहुत है और प्रदूषण होने की वजह से दामोदर को अब जैविक मरु उद्यान की संज्ञा दी जाती है। दामोदर क्या कहलाती है? जैविक मरु उद्यान। यहाँ से झारखंड से ही एक और नदी आगे बढ़ती है और वेस्ट बंगाल में जाके हुगली में मिल जाती है। नदी का नाम मयूराक्षी, मयूराक्षी, मयूर के आँखों वाली, मोर की आँखों जैसी, मयूराक्षी। ठीक है, तो मयूराक्षी और दामोदर ये दोनों की दोनों नदियाँ झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से निकलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। छोटा नागपुर के पठार से ही एक और नदी आगे बढ़ती है और बिहार में जाके विलीन हो जाती है पटना के निकट। ये थोड़ा यहाँ इस बिहार को इधर लिख देंगे अपन, है ना। यहाँ पे नदी का नाम है पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी ये झारखंड से निकलने वाली प्रधान नदियाँ हो गई। इसके अलावा फिर दक्षिण में यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी निकलती है सोन मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, छोटा नागपुर के पठार के सहारे से झारखंड में जाती है और फिर बिहार में पहुंच के बिहार में पटना के निकट विलीन हो जाती है गंगा नदी में। उत्तर प्रदेश में इस सोन नदी पर रिहंद बांध परियोजना है। नदी कौन सी हो गई? सोन नदी। और पटना में सोन नदी पर नेहरू सेतु, भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे ब्रिज नेहरू सेतु निर्मित है। ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन सी नदी हो गई? नदी हो गई सोन। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हमें नेहरू सेतु देखने को मिला और उसके बाद यहाँ पे पुनपुन नदी, सोन के बाद निकलती है तमसा, पूर्वा के पठार। तमसा निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर तमसा पूर्वा के पठार पर बहती है। पूर्वा का पठार मध्य प्रदेश में। इस पूर्वा के पठार पर बहते हुए तमसा नदी पूर्वा जलप्रपात का निर्माण करती है और मध्य प्रदेश से बहते हुए यूपी आती है। यूपी में सिरसा, उत्तर प्रदेश, सिरसा उत्तर प्रदेश में ये गंगा में मिल जाती है। नदी का नाम है तमसा, ये सोन। ओके, अब इधर से आती है यमुना नदी। यमुना नदी निकलती है हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर में स्थान पड़ता है बंदरपूंछ स्थान से यमुना निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये नदी हिमाचल प्रदेश में जाती है और हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है और साथ ही में हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है दिल्ली नगर, तो दिल्ली से बहती है। ठीक है, दिल्ली से सोन नदी के किनारे सोनभद्र है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। आगे ये दिल्ली नदी बढ़ती है, दिल्ली से आगे बढ़ती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है यमुना। दिल्ली से मथुरा से आगरा, इटावा, ठीक है, हमीरपुर, बांदा और फिर इलाहाबाद में आकर यह नदी विलीन हो जाती है गंगा में। इलाहाबाद से निकलकर ये विलीन हो जाती है गंगा में। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है।
ठीक है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, अब मुंह पे इलाहाबाद ही पड़ा हुआ है। तो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, बंदरपूंछ नामक स्थान से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, फिर हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर हरियाणा और यूपी की सीमा पर, फिर दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा और इलाहाबाद, ये सभी के सभी नगर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1376 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, अब कुछ नदियां यमुना में आके मिलती हैं, जैसे हमने पढ़ ली सोन, तमसा, उसके बाद केन नदी आती है, एक केन नदी मध्य प्रदेश में सतना जिले से निकलती है, सतना, और सतना जिले से निकलकर केन नदी एमपी में बहती है, एमपी से यूपी में, और बांदा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। नदी का नाम हो गया केन। ठीक है, केन के बाद आती है बेतवा। रायसेन जिला होता है मध्य प्रदेश का, रायसेन जिला मध्य प्रदेश, रायसेन जिले मध्य प्रदेश से नदी निकलती है बेतवा नदी आगे बढ़ती है, और बेतवा नदी आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आकर, बेतवा मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आकर विलीन हो जाती है यमुना नदी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो केन हो गई, बेतवा हो गई। बेतवा के बाद आती है सिंध, मध्य प्रदेश का एक स्थान है विदिशा मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश से नदी निकलती है सिंध। ये सिंधु नहीं है, ध्यान रखना, सिंध। यहाँ से ये यूपी चली जाती है, एमपी से यूपी, और यूपी से इटावा के निकट, इटावा जहाँ पे चंबल मिलती है, चंबल मुरादगंज में मिलती है, और ये इटावा में किसी और स्थान पे विलीन होती है, बस जिला इटावा है। तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में जाकर ये सिंध नदी विलीन हो जाती है इस यमुना में। सिंध के बाद निकलती है चंबल अंबेडकर नगर पूरे ढंग से लिख दो यार। अंबेडकर नगर में महू की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल, और एमपी से राजस्थान से आगे बढ़ती है, और इटावा में मुरादगंज नामक स्थान पर विलीन हो जाती है यमुना में। ठीक है, ये हो गई चंबल। अब इसके बाद अंबेडकर नगर, ये तो हो गई चंबल की सहायक नदी शिप्रा विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर मध्य प्रदेश में ही विलीन हो जाती है चंबल में। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है, मध्य प्रदेश में। चंबल नदी के किनारे प्रसिद्ध नगर है कोटा, राजस्थान में। ठीक है, तो ये हो गई गंगा की दाहिने किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियाँ। अब ये जो नदियाँ हैं ना, कौन सी, सोन, तमसा, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, शिप्रा, आगे फिर हमारे राजस्थान विंध्याचल से निकलने वाली माही, फिर साबरमती और लूनी, इन नदियों का, ये क्या है, मध्य भारत की नदियां हैं, मोस्टली प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। तो इन नदियों का पूरब से पश्चिम या पश्चिम से और क्रम याद रखना। मैं क्रम बोल देता हूँ एक बार, देखो, सोन के बाद तमसा, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, शिप्रा, माही, साबरमती, लूनी। ठीक है, ये क्रम है पूर्व से पश्चिम, ऐसे पढ़ना पड़े तो पश्चिम से पूर्व, तो ये ध्यान रखना, ये क्रम एग्जाम में पूछा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया चंबल के दाहिने किनारे से निकलने वाली नदियाँ। अब चंबल का जो बायां किनारा है, इस बाएं किनारे से जो नदियाँ निकलती हैं उनकी बात करते हैं। चंबल के बाएं किनारे से जो नदियाँ निकलती हैं उनको हम ब्लैक पेन से बनाते हैं, ठीक है, ब्लू पेन से बना लेते हैं। चलो, ब्लू पेन में इंक डालते हैं और फिर ब्लू पेन से बना लेते हैं। देखो, चंबल के जो ये कौन सा बायां किनारा, ये हो गया चंबल का दायां, ये बायां किनारा।
बाएं किनारे पर जितनी भी नदियां हैं चंबल की, वो सभी की सभी निकलती हैं हिमालय से, एक को छोड़ के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है ना फिर, जब चंबल की सभी जो प्रधान सहायक नदियां हैं सभी की सभी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। सिर्फ एक नदी नहीं निकलती है हिमालय से, तो क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। अब हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है, तो मैं आपको बता दूं, हिमालय से जो नदी नहीं निकलती है वो है गोमती। गोमती मध्य प्रदेश, गोमती नदी उत्तर प्रदेश की एक झील है, झील का नाम है फुलहर झील। इस फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, फुलहर झील से निकलती है ना, ये ध्यान रखना है। तो फुलहर झील पर हम चलेंगे, और फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। तो ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लेवल का क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वो सभी की सभी क्या जलोढ़ पंख बनाती हैं? जलोढ़ पंख। एक नदी नहीं बनाती है, एक नदी जो नहीं बनाती है जलोढ़ पंख, उस नदी को हम कहते हैं घाघरा। तो हम बात करते हैं नदियों पे। नदियों में हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो जो हमारी नदी है मुख्य जो आती है इधर से, पहले हम बात करते हैं रामगंगा, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड में नैनीताल से। नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा, और यूपी में कन्नौज नामक स्थान पर, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज नामक स्थान पर आकर विलीन हो जाती है गंगा में। नदी का नाम रामगंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रामगंगा नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में आकर विलीन हो जाती है। कहाँ पे? कन्नौज में आकर विलीन हो जाती है गंगा नदी में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कौन सी नदी हो गई? रामगंगा। आगे बढ़ते हैं। रामगंगा के बाद देखो हम तीन नदियां एक साथ ही करेंगे, क्योंकि एक दूसरे में सहायक हैं, एक दूसरे में मिल जाती हैं। तिब्बत में भारचा चुंगर, भारचा चुंगर एक ग्लेशियर का नाम है। भारचा चुंगर, या इसको मापचा चुंगो भी कहते हैं, मापचा चुंगो। यहाँ से नदी निकलती है घाघरा, तिब्बत से। ठीक है, अब तिब्बत से निकलकर ये नेपाल में आती है। घाघरा पर्वतीय क्षेत्रों में इस घाघरा को कर्नाली कहते हैं, यानी नेपाल में इसको कर्नाली कहते हैं घाघरा को। यहाँ से घाघरा आगे बढ़ती है, तो घाघरा जो नदी है वो यूपी से बिहार आ जाती है, और बिहार से आगे बढ़ते हुए एक स्थान पड़ता है छपरा में पहुंचकर ये विलीन हो जाती है गंगा में। नदी का नाम क्या है? घाघरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नदी का नाम घाघरा। थोड़ा सा टर्न कर देते हैं इसको, घाघरा नदी। तो ये घाघरा जो कि कर्नाली है, ये छपरा में जाकर बिहार में गंगा में मिल जाती है। घाघरा की सहायक नदी शारदा, घाघरा की सहायक शारदा। ठीक है, अब ये जो शारदा नदी है घाघरा की सहायक है, ये शारदा नदी यहाँ तिब्बत से मिलाप ग्लेशियर, तिब्बत और उत्तराखंड की सीमा पर मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और यूपी में बहती है। नेपाल और यूपी की सीमा पर बहती है। यहाँ पर इसे काली नदी कहते हैं, काली नदी। और काली नदी आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान आता है बहराम घाट, बहराम घाट, जिसको अब ब्रह्म घाट भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म घाट या बहराम घाट में आकर ये विलीन हो जाती है। तो ये तो है हमारी शारदा, और ये नदी है घाघरा। शारदा को ही काली कहते हैं। दोनों के मिल जाने पर ये सरयू कहलाती है, सरयू। और उसके बाद फिर ये आगे बिहार में वापस घाघरा कहलाती है और छपरा में गंगा में मिल जाती है। तो ये शारदा। अब नेपाल से एक नदी निकलती है, यहाँ नेपाल है ना, नेपाल से ऊपर तिब्बत है। नेपाल से एक नदी निकलती है, रुकुमकोट एक स्थान होता है नेपाल में, रुकुमकोट। रुकुमकोट नेपाल से निकलती है, नदी का नाम राप्ती। राप्ती नदी आगे बढ़ती है और विलीन हो जाती है घाघरा में। नदी का नाम राप्ती, राप्ती, राप्ती। देखो ये राप्ती नदी। ठीक है, घाघरा के बाद निकलती है गंडक। गंडक भी निकलती है तिब्बत से।
तिब्बत। आगे बढ़ती है नेपाल में, नेपाल में इसको नारायणी कहते हैं, नारायणी। यहाँ से नदी आगे बढ़ती है नारायणी, तिब्बत से निकल के, तिब्बत से नेपाल में तो आई गई है, नेपाल से ये बिहार, और बिहार में पटना में, ये पटना में आकर ये गंडक नदी विलीन हो जाती है गंगा में। ठीक है। कोसी नदी भी माउंट एवरेस्ट से निकलती है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट यानी नेपाल माउंट एवरेस्ट के निकट 7 जलधाराओं में निकलती है। मुख्य जो जलधारा होती है अरुण। ठीक है। और स्थान जहां से निकलती है उस स्थान को कहते हैं गोसाई थान, गोसाई थान। गोसाई थान से निकलती है, माउंट एवरेस्ट से मुख्य शाखा अरुण है, 7 जलधाराओं के रूप में निकलती है। यहां से बिहार पहुंचती है और बिहार में भागलपुर के निकट, भागलपुर बिहार में आके ये विलीन हो जाती है गंगा में। ये कोसी जो है वो बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का शोक कहलाती है। कोसी नदी की बाढ़ से बिहार को बचाने के लिए इस कोसी नदी पर नेपाल की और भारत की संयुक्त परियोजना है, परियोजना का नाम है कोसी नदी। इसके अलावा फिर एक लास्ट नदी आती है दार्जिलिंग से, महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है और वेस्ट बंगाल में ही आकर विलीन हो जाती है गंगा में। नदी का नाम है महानंदा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, वेस्ट बंगाल में बहती है, फिर बांग्लादेश चली जाती है, बांग्लादेश से फिर से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और फिर आगे पश्चिम बंगाल में आकर ये विलीन हो जाती है गंगा में। तो दोस्तों ये है हमारी गंगा नदी का तंत्र मुख्य नदियों के साथ। ठीक है, मुख्य सहायक नदियों को हमने कंप्लीट किया है और साथ ही में हमने पढ़ा है यहाँ पे कंप्लीट नदी तंत्र गंगा को। इसी तरह से हम बात करेंगे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ठीक है, कंटिन्यू इस आपको क्या करना है, जब भी गंगा कोई भी नदी याद करते हो तो आप नदी की जलधाराओं को उसके साथ ही बनाएं। जलधारा जब आप उसके साथ बना लेते हैं तो उससे हमें वो आसानी से याद हो जाती है, ये जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, इस गंगा को आप रट्टा मत मारना, इसी तरह से बना के याद करोगे तो आपको बेहद आसानी से याद होगी। अब हम बात करेंगे गंगा नदी के बाद हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे, आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी है और करीब लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर लंबी है, भारत की सबसे लंबी नदी। दिबांग, लोहित और भी हैं जैसे धनश्री, सुबनश्री, रायडक, मानस, ये इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो हम अभी बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी की जो दिबांग नदी है, लोहित नदी है, ये काफ़ी प्रसिद्ध नदियां हैं, विपरीत क्रम में आकर मिलती हैं, विपरीत अपोहा क्रम का निर्माण करती हैं। तो हम एक बार इसको मिटा लेते हैं, क्लीन कर लें बोर्ड को और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम पढ़ लेते हैं। देखो ये हमारे भारत का उत्तर पूर्वी प्रदेश बना लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, ये असम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश, ये भूटान और यहाँ पे मेघालय। ठीक है, चलो बात करते हैं हम हमारी नदी तंत्र पे। राज्यों के नाम लिखूं या आप जानते ही होंगे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा, इधर नहीं लिखो त्रिपुरा को, त्रिपुरा, TR लिख रहा हूँ त्रिपुरा को। मेघालय, ये असम, भूटान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ठीक है, हम हमारी नदी लेकर आते हैं। यहाँ पे कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत में एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारी, ये यहाँ पे सांगपो के नाम से निकलती है। सांगपो का अर्थ होता है शोधक, सांपू भी कहते हैं, सांपू। ठीक है, यहाँ से नदी आगे बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ये प्रवेश करती है हमारे भारत से और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए ये असम घाटी में आ जाती है और कंप्लीट असम घाटी में बहते हुए ये विलीन हो जाती है, चली जाती है बांग्लादेश में। अब यहाँ से गंगा नदी आ रही है। गंगा नदी दो जलधाराओं में हो गई थी, ये तो हुगली, यहाँ पे भागीरथी और ये पद्मा, तो ये तो हो गई पद्मा और ये हो गई जमुना। अब ये जमुना कैसे बनती है, तो यहाँ पे तो ये सांगपो कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को हम कहते हैं दिहांग। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग कहलाती है। अब यहाँ जो हमने जमुना पढ़ी है, वो जमुना बन कैसे जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी देखो क्या होता है कि सबसे पहले सिक्किम से एक जलधारा निकलती है, नाम है इसका तिस्ता। तिस्ता सिक्किम में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में आती है और विलीन हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी मिलकर जमुना कहलाती हैं। और जमुना फिर यहाँ पे ये इधर उत्तर पूर्वी भारत से नदी निकलती है हमारी, जिसको हम कहते हैं मेघना। इधर मणिपुरी पहाड़ियों से निकलकर मिजो होते हुए, त्रिपुरा होते हुए नदी निकलती है। स्पष्ट विवरण तो नहीं मिलता, नदी निकलती है मेघना। कुछ कहते हैं कि ये जो मेघना है, जमुना और पद्मा मिलकर ही मेघना कहलाती हैं, बट ऐसा नहीं है। तो ये उत्तर पूर्वी छोर से निकलती हैं मेघना, और पद्मा और जमुना मेघना में मिल जाती हैं और अंत में मेघना इन्हें बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। मणिपुरी हिल्स से निकलती हैं ऊपर से और फिर आगे बढ़ जाती हैं। मिजोरम मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया, तो यहीं तक है मिजोरम और ऊपर है मणिपुर। ऐसे मानो ये मिजोरम और ये मणिपुर तो यहाँ से निकलती हैं और फिर असम होते हुए ये आगे त्रिपुरा से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो अब ये हो गई मेघना। अब जमुना बन गई थी तिस्ता नदी के मिलने के बाद। ब्रह्मपुत्र कैसे बनी उसकी बात करते हैं। देखो ब्रह्मपुत्र ये कैसे बनती है। ब्रह्मपुत्र बनने के लिए इससे हमें दो नदियाँ निकालनी होंगी, तिब्बत से निकलती हैं, एक तो दिबांग और एक लोहित। ये अरुणाचल प्रदेश में मिलती, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से निकलती हैं, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से असम, और असम में आने के बाद ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं। और दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद, दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद ये हमारी जो दिहांग नदी है ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। जो डिब्रूगढ़ जो क्षेत्र है ना ब्रह्मपुत्र में, डिब्रूगढ़, वो इसी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही है ना, डिब्रूगढ़, ये ध्यान रखना है। तो चलो ब्रह्मपुत्र हो गई। अब ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, वो मैं लिख देता हूँ कौन सी हैं प्रधान सहायक नदियां। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं रायडक, मानस, धनसिरी,
धनसिरी को धनश्री भी लिखते हैं, सुबनश्री, सुबनसिरी, इसको सुबनश्री भी कहते हैं, सुबनश्री भी कहते हैं। तो ये अन्य इसकी सहायक नदियां हैं। तिस्ता जो नदी है, तिस्ता नदी को सिक्किम की लाइफलाइन भी कहते हैं, सिक्किम की लाइफलाइन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हमारी जो नदी है कौन, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी के लिए और तिस्ता के लिए मैं बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी तो यहाँ पे माजुली द्वीप बनाती है, और तिस्ता नदी जो जल विवाद है वो बांग्लादेश और भारत के मध्य है। तिस्ता नदी जल विवाद बांग्लादेश और भारत के मध्य है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इनको याद रखना। रायडक, मानस, धनसिरी, सुबनसिरी, धनश्री, सुबनश्री, मानस और संकोश। मानस तो हो गया, संकोश ये भूटान से आकर मिलती हैं, संकोश, ताला ये और इसकी सहायक नदियां हैं। रायडक, मानस, धनसिरी, सुबनसिरी, धनश्री और सुबनश्री इस तरह से भी लिखा जाता है, संकोश और ताला। ठीक है, ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। दिबांग और लोहित प्रमुख नदियां हैं, और तिस्ता इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ओके दोस्तों, ये था हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र पर। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।